Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. आज podcast के साथ हम दोबारा आए but this time it's going to be a bit different क्योंकि मेरे साथ भी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो कि मेरी स्कूल की जूनियर भी थी. She's a very big supporter of my account, mashallah, and she's all the way from Romania. Aisha Rai, welcome. Yay! Thank you. तो आयशा कैसी है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मजे में हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक. आपकी ईद कैसी गुजरी? ओह माय गॉड, आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है. थोड़ी सी उदास गुजरी लेकिन समहाउ गुजर गई. सही. हाँ, ये आपकी पहली ईद थी घर से दूर? नहीं, दूसरी. ओह हाँ, पहली आपकी अभी रमजान वाली ईद गुजरी होगी. फिर वाली. सही. तो आपको रोमानिया आए हुए कितना टाइम हो गया है? आज क्या डेट है? 15 जुलाई को 9 मंथ हो जाएंगे. सही, माशाल्लाह 9 मंथ्स भी हो गए. तो आयशा, शुरू से स्टार्ट करते हैं. मैंने पूछा था कि आपका रोमानिया आने का कैसे शौक हुआ? हाउ डिड यू डिसाइड कि आप पाकिस्तान से उठ के इतनी दूर रोमानिया आएंगी पढ़ाई के लिए? मैं क्या बताऊं, असल में जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम सेम सिटी में गुजार लिया है. शुरू में मेरा इरादा था दूसरा सिटी चेंज करने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि सिटी चेंज भी कर लूं तो मोर और लेस वो सेम सेम ही चीज हो जाएगी. मुझे कोई जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा एडवेंचर चाहिए था. और स्टार्ट में मुझे जब मैंने बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट की थी तो मुझे याद है मैंने कॉमन एप्लीकेशन और यूकेएस के साथ स्टार्ट की थी. मुझे याद है मैंने इवन अपनी करियर काउंसलर से एसेज भी लिखवा लिए थे, खुद अपने लिए भी ऐसे लिखे थे, लेकिन सिर्फ मैंने वो सबमिट नहीं कराई थी. जब मैंने अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन था वो मेरे लिए, जब मैंने सोचा कि आयशा क्या वाकई में अपना बैचलर्स वाला टाइम जो आपका मतलब एनर्जेटिक टाइम होता है जिंदगी का, कि जिसमें आप कुछ भी कर लेते हो, कोई भी वाइल्ड आइडिया फेंक के लाइक उसको कर सकते हो, तो मैंने सोचा क्या वाकई मैं अपना ये टाइम अमेरिका या इंग्लैंड में गुजारना चाहती हूँ. तो मुझे जवाब मिला नहीं. ठीक है, मतलब वो एक अट्रैक्शन है ऑब्वियसली अभी तक है कि अमेरिका ओ इंग्लैंड चली जाते हैं पढ़ने के लिए, चलो अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं मुझे ज्यादा प्लेस अट्रैक्ट करी थी कि मुझे था कि मुझे किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं गुम हो जाऊं, जिसका नाम भी लोगों को ना पता हो, और मैं ओह, जाके उस जगह को फेमस बना दूं. सही. तो बस इस तरह से था. तो रोमानिया का ये था कि इतना फेमस नहीं था. मुझे लगता है मेरे घर वालों ने भी पहली दफा रोमानिया सुना होगा जब मैंने कहा मैंने रोमानिया जाना है. और मैंने कहाँ से सुना था रोमानिया? वो एक पॉलिश जो ट्रैवल वगैरह है, उसने लिखा था कि रोमानिया की कंट्री साइड्स बहुत प्यारी हैं, रोमानिया मेरे लिए सेकंड होम की तरह है. उसके काफी अच्छे कमेंट्स थे रोमानिया के बारे में, तो मुझे कंट्री साइड वाले एरियाज वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने कहा अच्छा. मुझे लगा था कि रोमानिया पूरा का पूरा कंट्री साइड टाइप है. वो तो बाद में आके पता चला जब मैं बुकारेस्ट आई, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये सिटी लाइफ है. मतलब मैंने इतनी बिजी सिटी लाइफ कहीं एक्सपीरियंस नहीं की जितनी मैंने बुकारेस्ट में किया. और मुझे याद है जब मैं आ रही थी तो एक बहुत रैंडम सी चीज है, शॉपिंग कर रही थी तो जब मैं फेस वॉश लेने लगी, कुछ पोल्यूशन वाले फेस वॉश भी थे, तो मैंने कहा रोमानिया तो कंट्री साइड है, सारा कुछ ऑर्गेनिक हेल्दी रिजीम है, तो ये मुझे पोल्यूशन का क्या काम. जब मैं बुकारेस्ट आ गई तो उस टाइम रोमानिया का एक केस चल रहा था यूरोपियन यूनियन में पोल्यूशन इमिशन पे. यूनियन में रोमानिया सबसे ज्यादा पोल्यूशन इमिट करता है. ओह नो. इस कहाँ तरह से ऐसे कंट्री सबसे लाइफ जिंदगी और यहाँ है. कहाँ पोल्यूशन वाले ऐसे सिटी में जो यूरोप में सबसे ज्यादा पोल्यूशन में कर रहा है. वाह. तो ये काफी मजे का आइडिया है कि ऐसी जगह जाना जिसका किसी को भी पता ना हो. और ये मुझे काफी अच्छा लगा कि जिस तरह हम अमेरिका आ रहे होते तो काफी जगहों का हमने नाम सुना हुआ होता है. जिस तरह टाइम स्क्वायर का पता होता है, कुछ लोग जो है वो लॉस एंजलिस और उस तरह की जगहों को जानते हैं.
या कनाडा में भी उस शहरों का नाम भी पता होता है, बट लाइक आप एक बिल्कुल ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं जिसका कल्चर का भी अंदाजा आपको नहीं है, तो दैट मस्ट बी एक्साइटिंग। बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो मैं लिटरली ढूंढ रही थी अच्छा कोई पाकिस्तानी बंदा मिल जाए। अच्छा ठीक है, गुम हो गई, लेकिन अब मुझे कोई पाकिस्तानी बंदा चाहिए बात करने के लिए। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रही थी कि एक तो ये अच्छी चीज है कि आप बिल्कुल नई जगह पे आ गई, लेकिन आपको लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस जब आप रोमानिया पहुंची? एक बिल्कुल नई जगह है, बिल्कुल डिफरेंट एक लैंग्वेज, और आप बिल्कुल अकेली हैं, तो हाउ इज दैट? मैं जब एयरपोर्ट पे जब लैंड हुई, मैं कहूँगी हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत बेहतर है बुखारेस्ट एयरपोर्ट से। मुझे लगता है बाबा आदम के ज़माने का ये सिटी चलता आ रहा है, और एयरपोर्ट भी इतना ही पुराना है। मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना। कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं कि बस गिरने वाली हैं, लेकिन उन्हें भी रेनोवेट करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। तो मेरे लिए थोड़ा-सा शॉक लगा शुरू में, क्योंकि मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी, तो मैं मस्कत और इस्तांबुल एयरपोर्ट से आ रही थी। तो जब मैं बुखारेस्ट एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे पहला शौक थोड़ा-सा लगा, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, होता है कभी-कभी। हमारा भी पाकिस्तान में किसी ज़माने में पुराना वाला एयरपोर्ट थोड़ा इसी तरह का था, तो नेवर माइंड। बीच में जब मैं एयरपोर्ट की सराउंडिंग से निकल के आगे आई, तो जो सबसे बड़ा शौक, कल्चरल शौक मुझे लगा, वो था कम्युनिस्ट ब्लॉक। अल्लाहू अकबर! लिटरली लंबे-लंबे 20-20 स्टोरीज के ब्लॉक, छोटे-छोटे, तंग-तंग, कंजेस्टेड, और लिटरली फोटोकॉपियां बनाई हुई और कलरफुल। और जैसे बचपन में लीगो ब्लॉक में बनाते थे ना, मैं तो लीगो ब्लॉक में भी इतने ऊंचे ब्लॉक्स नहीं बनाती थी, बस 4 ब्लॉक्स काफी होते थे। अल्लाहू अकबर! इतना। और मुझे ये है कि साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट है कि मुझसे अगर बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स के दरमियान नहीं रह सकती, मुझे बहुत घुटन फील होती है। लेकिन पता नहीं समहाउ मैं बुखारेस्ट में सरवाइव कर गई। कि मुझे याद है एक टाइम ऐसे होता था, मैं बस गली में गुजरी होती थी, मुझे किसी बंदे पे शक होता था कि अच्छा ये बंदा पाकिस्तानी है। शुरू में तो सब अच्छा लगा, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत लैंग्वेज नई थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो मैं बस ऐसे स्ट्रीट में जा रही होती थी, अगर लोग ऊंची आवाज में बात भी कर रहे होते थे ना, मैं डर जाती थी। सही। तो लेकिन ये था कि फिर लैंग्वेज ये जब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़नी स्टार्ट की, समझ आने लगी, तो बहुत एम्पावर फील हुआ कि अच्छा, वो जो गली में जा रही हूँ वो लोग अपनी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्मल है कि थोड़ा ऊंची आवाज में और फास्ट बात करना। अच्छा। हाँ, फिर ये भी पता चल गया कि अच्छा ये इनका नॉर्मल है थोड़ा ऊंचा और फास्ट बात करना, लड़ नहीं रहे, ये इनका नॉर्मल वे ऑफ स्टाइल है बात करने का। तो मतलब रोमेनियन, पश्तो, अरबी उस तरह की लैंग्वेज है फिर, बेस्ड ऑन द वे पीपल स्पीक? हाँ, पश्तो मुझे लगता है पश्तो को बहुत टफ कंपटीशन देती है। अच्छा। मतलब कभी अगर मैं डिसाइड करूं कि पश्तो ज्यादा फास्ट है या रोमेनियन, तो मैं कहूंगी बहुत टफ कंपटीशन है दोनों में। कहीं पे रोमेनियन जीत जाती है, कहीं पे पश्तो, लेकिन हाँ बहुत फास्ट है। तो आप जब सीख रही थी रोमेनियन, किस तरह लिखते हैं? जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह थोड़ा डिफरेंट है? जी, रोमेनियन जो है ये भी रोमांस लैंग्वेज है। तो अगर हम पीछे इसकी रूट्स में जाएं तो वो लैटिन से मिलती हैं, और फिर उसके बाद सिमिलर है स्पेनिश और फ्रेंच से। मतलब बहुत अच्छा। सारे वर्ड्स भी इनके सिमिलर हैं, स्पेशली स्पेनिश से बहुत सिमिलर है। लाइक जब मैंने रोमेनियन रीड करना स्टार्ट की तो स्पेनिश और रोमेनियन मुझे सेम लगती थी। सही। मजे की चीज है। तो मतलब रोमेनियन के बाद आप स्पेनिश भी आराम से सीख सकती हैं अगर आप चाहें। हाँ, लाइक जैसे मेरा है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में, तो लैंग्वेजेस वाले पार्ट में मैं स्पेनिश सीखना चाहूंगी। नाइस। रोमेनियन में आप कोई वर्ड या कोई सेंटेंस जो आपको अच्छा लगा हो, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो आप बताना चाहें? चले मैं एक फ्रेज बोलती हूँ, येस्ते च्याचे येस्ते। यस्ते चियाचे यस्ते? हाँ, येस्ते च्याचे येस्ते, इसका क्या मतलब है? दिस इज व्हाट इट इज। ओ, यहाँ पे लोग इस तरह ज्यादा बोलते हैं? इज दिस कॉमन? नहीं, यस। ये सिर्फ मैंने लैंग्वेज क्लास में सीखा था, सीखे थे, ये वाला मेरे जहन में रह गया। लेकिन अगर मैं अपने फेवरेट वर्ड की बात करूँ तो वो है नूश्तियू। नोश्तियू। इसका सही। मतलब है डोंट नो। अच्छा।
मुझे लगता है ये वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड थे जो मैंने रोमेनियन में सीखे थे। जब कोई भी बंदा मुझसे रोमेनियन में कुछ कहता था, मैं आगे से कह देती थी नू știu। और अब फिर उन्हीं की लैंग्वेज में कह रही है, मुझे नहीं पता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े वर्ड्स और मेरी लाइक डेली यूज़ में आते गए, जैसे पेंत्रू का। पेंत्रू का मतलब होता है बिकॉज़। अच्छा। तो अब मुझे बिकॉज़ या उर्दू में जैसे हम क्योंकि कहते हैं या टर्किश में चुंकू कहते हैं, उसकी जगह मैं सिर्फ पेंत्रू का कह देती हूँ। अब तो मेरे घर वालों को भी इतना पता चल गया कि जब ये पेंत्रू का कहेगी तो इसका मतलब है बिकॉज़ ऑफ। ये और वैसे काफी बड़ा मसला होता है, आप एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वो बाकियों के साथ भी मिक्स होना शुरू हो जाती है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम स्ट्रगल था, मुझे एट अ टाइम 2 लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी। क्योंकि मैं अपार्टमेंट शेयर कर रही थी टर्किश बच्चियों के साथ। मेरी टर्किश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग टू सम एक्सटेंट कर लेती हूँ। वो भी शायद इस वजह से कि हमारी उर्दू और टर्किश सिमिलर है थोड़ी-थोड़ी। हम्म। लेकिन ये कि मैं प्रॉपर वाला वो मैंने नहीं आती मुझे टर्किश। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं कहती, या अल्लाह ये क्या मज़ाक हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं आधा टाइम यूनिवर्सिटी में रोमेनियन कर रही होती थी और हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि रोमेनियन में बात करें। और जब मैं वापस अपार्टमेंट आती थी तो मुझे अपार्टमेंट वाली सारी बच्चियां कहती थी आयशा टर्किश में बात करो, टर्किश में ओह बात नो। करो। वो मुझे जानबूझ के, मतलब उन्हें इंग्लिश आती भी थी, तो जानबूझ के मुझे, उफ मेरा माइंड ऐसे ब्लो हो जाता था कि वो मुझे टर्किश में बात करती थी और फिर कहती थी नहीं नहीं समझो समझो, टर्किश में जवाब दो, टर्किश बोलो। और मैं रोती होती थी, मैं कहती थी अल्लाह ताला ये क्या है, किसी को तो समझाएं, बाकी सारे एट अ टाइम एक लैंग्वेज कर रहे हैं और मुझे 2 लैंग्वेजेस करनी पड़ रही हैं। हम्म। और वो भी एक ऐसे इंसान को जो लाइक, ठीक है लैंग्वेज सीखना मुझे पसंद है लेकिन स्टडी करना नहीं, स्टडी नहीं कर सकती मैं लैंग्वेज। मुझे याद है सीआईज में भी मेरे उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में बी था और वो मेरा मैक्सिमम है, मुझे पता है। सही। सही। और फिर आपको इतनी लैंग्वेजेस के बीच में आपको उर्दू तो और ज्यादा याद आती होगी फिर। बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम जब मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी लोग देखे, वो मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी में देखे। फॉरेन मिनिस्टर का टूर था तो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाया हुआ था। वाह। तो मेरा दिल गार्डन का, इतने सारे पाकिस्तानी लोगों को देख के, ऑल्दो वो इतने ज्यादा नहीं थे, आई थिंक सो 10-15 होंगे, क्योंकि यहाँ रोमेनिया में वाकई इनकी इतनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है जैसे दूसरी कंट्रीज में है। तो लेकिन ये था कि वहां पे फिर मुझे एक मुल्तान की डॉक्टर लड़की मिली थी, तो उनसे जब मैं उर्दू में बात कर रही थी तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस्लामाबाद की हूँ। वो कहती तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हो। मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद की हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम इस्लामाबाद की नहीं हो, या तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं इस्लामाबाद की हूँ लेकिन मुझे उर्दू बहुत पसंद है, उर्दू बोलना पसंद है, और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती फेस टू फेस उर्दू बोलने की, तो आपसे मैं मिली हूँ तो मैं कभी भी आपसे इंग्लिश में बात नहीं करूंगी। ये भी इंटरेस्टिंग है कि उनको लग रहा था कि इस्लामाबाद के लोगों को उर्दू नहीं आती होगी। हाँ, लेकिन इतना अच्छा है, फनी था। एटलीस्ट आपको वहां पे मिल गया कोई उर्दू में बात करने के लिए। फिर मैंने ज़बरदस्ती हर किसी का नंबर लेके, मुझे जो भी पाकिस्तानी फैमिली मिलती थी मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपना नंबर दे देती थी, ज़बरदस्ती उनका ले लेती थी। फिर ज़बरदस्ती वीकेंड पे या जब भी फ्री होती थी उनसे कहती थी अच्छा मैं आपके घर आ रही हूँ, आप बुलाए ना बुलाए मैं आ रही हूँ। वाह। फिर बेचारों को मजबूरन मुझे बुलाना पड़ता था। तो इस तरह था कि मैं मतलब महीने में एक आध दफा चली जाती थी किसी पाकिस्तानी फैमिली के घर। ये बहुत अच्छा है, मैं इस तरह कभी ना कर सकती। अभी भी मैं हाँ, बिल्कुल नहीं करती। शुरू में मुझे भी मुश्किल हुआ था। मैं हमेशा वेट करती थी कि वो बुलाएँ क्योंकि वो बड़े भी हैं और उनके पास मेरा नंबर भी है। हम्म। ठीक है, मैं थोड़ी-थोड़ी हिंट दे देती थी कि मैं होम सिक हूँ, मुझे पाकिस्तानी खाने याद आ रहे हैं, मुझे घर याद आ रहा है। मुझे लगता था अच्छा इसके जवाब में वो कहेंगे चलो हमारे घर आ जाओ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी थोड़े यहाँ के लोगों की टाइप हो गए, आपको खुद ही कहना पड़ता है। फिर मैंने कहा चलो आयशा, फॉर्मेलिटीज़ छोड़ो, बस कह दो मैं आपके घर आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने कहा बेचारे क्या करते, पहले मना करते, फिर मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती, फिर कहते अच्छा चलो आ जाओ। मैं कहती कि फिर कंटिन्यू करते जहाँ से मैंने एकदम से वो
खत्म कराया था कि अब आप हाँ हाँ पाकिस्तानी ठीक है। फैमिलीज के पास जा रही होती हैं, आपको पाकिस्तानी खाना भी बहुत याद आ रहा होता था। तो हाँ रोमेनियन खाना यहाँ पे किस तरह का है, और आप जहाँ रहती हैं तो वहाँ पे आपको खुद ना खाना पूछो बनाना मत। पड़ रहा होता है? क्या सिस्टम है? एक दिन मुझे बनाना था। देखें ये किटी भी है। क्यूट। माशाल्लाह। आई एम नॉट अ कैट पर्सन, लेकिन ये इतनी छोटी सी थी जब हमारे घर आई थी। नो यापमा यापमा। हाँ छोटे छोटे मैंने टर्किश वर्ड भी सीखे हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जैसे यापमा। ओह, अब मैं किचन को सिखा रही होती हूँ, बेचारी रोमेनियन बिल्ली को क्या पता। शुक्र। हाँ अब ये देखें मुझको छलांग लगा रही है। मतलब छोटी इतनी है तो मुझे डर लगता है कि मैं इसे जोर से पकड़ूं, लेकिन हाँ। मैंने खुद इसको दूसरी बच्ची से लिया था प्यार करने के लिए, ओह, लेकिन अब ये बहुत शरारती हो गई है। अच्छा चल, हम बैक टू वर्क। हाँ अच्छा लगता था जब पाकिस्तानी खाने खाती थी, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि माइंड मेरा पाकिस्तानी खानों के लिए लॉन्ग करता है। मेरी सेंटेंस कितना अजीब है। ओके, माय माइंड लॉन्ग्स फॉर पाकिस्तानी फूड, लेकिन माय स्टमक इज अनेबल टू एक्सेप्ट पाकिस्तानी फूड नाउ। अच्छा। ये चीज मेरे लिए बहुत उदास करने वाली भी थी, लेकिन मैं नहीं खा सकती। मतलब ऑब्वियसली मैं उनको तो नहीं कहती थी कि मुझे वॉमिट आ रही है इस खाने से, लेकिन और जो यहाँ का खाना है लाइक रोमेनियन कुजीन, तो थोड़ी बहुत जितनी मैंने ट्राई किया मुझे नहीं पसंद आई, टू बी ऑनेस्ट। सही। मैं मेरे अपार्टमेंट में टर्किश खाना होता था और मुझे इतना रोना आता था, इतना रोना आता था। जिंदगी में मुझे, अगर मैंने कभी टर्किश खाने पे बुरा मुंह बनाया तो वो शुरू का टाइम था जब मैं रोमेनिया आई थी। सही। इस पार्ट को कट कर लेना, पॉडकास्ट में मत डालना, वरना सही। तो आपके फॉलोअर्स में जो टर्किश फूड लवर है वो मुझे कत्ल कर देंगे। नहीं, लेकिन ये बात है वैसे कि टर्किश और पाकिस्तानी खाने में बहुत ज्यादा फर्क है। और यहाँ तक कि हम लोग जब वो टर्की के समर कैंप गए थे पहले साल, मुझे तो टर्किश खाना अच्छा लगता था तो मैं ठीक थी, लेकिन लड़कियां बाकायदा खाना, उन्होंने खाना छोड़ दिया था, वो सिर्फ स्टोर से चिप्स वगैरह लेती थी, और वो रात को काफी बार रोए भी है कि हमें खाना चाहिए कोई सही वाला, हमें कहीं लेके जाए। और फिर उसके बाद से बर्दाश्त हो रहा था। ये मैं समझ सकती हूँ। वाकई अब मुझे रियलाइज हुआ क्यों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लोग अपने निहारी वाले कुक भी साथ लेके ट्रेवल करते थे। अब मैं उनको समझ सकती हूँ, उनका दर्द समझ सकती हूँ। ये मुझे नहीं पता था वैसे, लेकिन सही। हाँ नहीं मुझे पता था, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी उफ कुक भी। और मतलब इस चीज पे बहुत मीम्स भी बनती थी, फनी भी लगता था कि देखो कुक भी साथ ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है जरूरी होता है। अब जिस तरह यहाँ पे मेरे बाबा है, हम दोनों जो है बस बाहर से कभी समझ आए तो बर्गर ले लिया, कभी एक बड़ा सा पिज्जा ले लिया। मेरे फ्रिज में अभी भी अनहेल्दी खाना पड़ा है, फ्रोजन पिज्जाज पड़े हैं। ओह, तो लंच वगैरह भी आपको खुद बनाना पड़ता है या आप कैंपस से कुछ ले सकती हैं, या फिर हलाल नहीं, खानों का किस तरह से होता है? हाँ थोड़ा मसला है क्योंकि हमारे कैंपस के पास छोटे छोटे रेस्टोरेंट सुपर स्टोर्स हैं। कैंपस के हम्म। अंदर कोई मार्केट नहीं है, बस एक दो वेंडिंग मशीन्स हैं जिससे कॉफी मिलती है। लेकिन यह कि बिल्कुल करीबी सुपर स्टोर और छोटे छोटे कैफे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो लोग फ्रेंच फ्राइज भी सेम हराम चिकन में और लाइक सेम ऑयल में हर चीज बनाते हैं। मुझे हम्म। इतनी बात है, एक पॉइंट तो ऐसा आया था, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट था। नॉर्मली मैं सिर्फ लंच ब्रेक में फ्रूट्स ले लेती थी, बनानास और एप्पल और ऑरेंजेस, और ये मेरा लंच होता था और ब्रेकफास्ट भी होता था, क्योंकि मैं खाली पेट घर से निकलती थी। इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पहले बनाऊं खाऊं फिर बर्तन धो के फिर जाऊं। तो और फिर मतलब मैंने तो कभी खुद से इतना सरवाइव नहीं किया था। अच्छा हाँ, जब पाकिस्तान में थी कभी अगर अम्मी बीमार हो जाती थी तो कुछ ना कुछ मैंने कर लेती थी, लेकिन बिल्कुल एक नई जगह पे नई चीजों के साथ मुझे तो समझ भी नहीं आती थी कि इन चीजों को यूज कैसे करना है। हम्म। तो फिर ये होता था कि बस मैं फ्रूट्स ले लेती थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था मेरा बहुत दिल करता फ्रेंच फ्राइज लेने का। और मुझे इतना हुआ कि मैकडोनल्ड भी पास नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड वो लोग सेपरेट ऑयल में बनाते हैं, तो आप हम्म। वहां मैंने कहा अब वो सामने फ्रेश फ्रेंच फ्राइज पड़ी थी प्लेट में, लाइक वो प्लेटर सा बना के रखते होते थे। और इतना ब्रेकिंग पॉइंट है, मैंने कहा अच्छा ठीक है आयशा कुछ नहीं होता, घर जाके फ्रेंच फ्राइज बना लेना। सही। फिर आपने बनाए घर आके फ्रेंच फ्राइज? नहीं मेरा टाइम टेबल इतना गंदा होता था, मैं घर बहुत लेट आती थी। मतलब सर्दियां होती थी तो मैं 9 बजे 9:30 10 बजे घर पहुंचती थी। मतलब ओह। ऐसा होता था मेरे
वाले सोने मतलब रात का खाना खा के, रात की चाय पी के, डिस्कशन हर चीज करके वो मतलब सोने वाले होते थे। तो वो फिर मैं थोड़ा सराउंडिंग से इम्पैक्ट मेरे में भी आ जाता था कि मुझे लगता था अच्छा अब मैं क्या अपनी जिंदगी अभी से स्टार्ट करूँ। कभी कभी ऐसे होता था कि हम लोग वीक में एक दफा मुझे खाना पकाना होता था, एक एक दिन हर अपार्टमेंट वाली बच्ची खाना पकाती हम्म। थी। कभी कभी ऐसे होता था मैं इतना लेट वापस आती थी, खाना खत्म हो गया होता था। ओह, ये तो काफी मुश्किल टाइम गुजरा है आपका। हाँ, लेकिन अब इस चीज में किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझसे खाया ही नहीं जाता था खाना। हम्म। फिर एक दफा ब्रेकिंग पॉइंट आया, मुझे बहुत गंदी फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फिर मेरे अपार्टमेंट वाले, उन्हें लगा कि मैं रेस्ट कर रही हूँ रूम में। फिर मैंने दूसरी अपार्टमेंट वाली बच्ची को, वो डॉक्टर बन रही थी, उसे मैसेज किया कि मुझे कोई मेडिसिन बताओ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से जो मेडिसिन लाई हूँ उनमें वॉमिटिंग की मेडिसिन नहीं है। हम्म। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आके चेक करती हूँ और फिर बताती हूँ, लेकिन मैं शाम में आऊंगी। मैं सारा दिन बैठी रही, बहुत ज्यादा वॉमिट था। लाइक ऐसे था कि मैं पानी भी पीती थी वो निकल जाता था, इवन सलाइवा अगर मैं अंदर लेके जाती थी वो भी ओह। निकल जाता। तो और मुझे याद है जब मैं यहाँ आ रही थी रोमेनिया, तो डॉर्मेट्री के लिए सजेशन दे रही थी। तो मेरा था कि मैं सिंगल रूम लूं, लेकिन अम्मी और बहनों वगैरह ने कहा कि नहीं, रूममेट कोई हो कि खुदा ना खास्ता कभी बीमार हो जाती हो तो हम्म। ख्याल मतलब हॉस्पिटल या दवाई या पानी कुछ भी करने के लिए हो। और जब मैं पहली दफा इतनी बुरी तरह बीमार हुई और मैं रूम में अकेली थी, क्योंकि मैं डॉर्मेट्री में नहीं थी, मैं अपार्टमेंट में थी, तो मुझे वो चीज कभी मतलब पता नहीं, हालांकि हमारा मेरा उन अपार्टमेंट के बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन मुझे ये चीज कभी भी नहीं भूलती कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। और उसके बावजूद वो लोग उल्टा मुझसे नाराज हो गए कि मैंने दूसरी अपार्टमेंट वाली बच्ची को मैसेज कर दिया, अपने अपार्टमेंट में किसी को नहीं बताया। मैंने कहा रूम में कोई भी नहीं था, मेरी रूममेट लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। मतलब मैं इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में कि मैं बेड से उठ के, और मेरा बंक बेड था और मेरा ऊपर वाला बेड था, और मेरे रूम में कोई चेयर, कोई मतलब इतनी जगह नहीं थी कि कोई चेयर या कुछ बैठने की जगह हो। या तो हम्म। आप नीचे फ्लोर पे बैठोगे या लेटोगे, खैर बैठने की तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। तो या आप ऊपर बैठे रहोगे, और वो बहुत मुश्किल टाइम मतलब था, तो एक दो रातों का था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर मुझे याद है वो दूसरी अपार्टमेंट वाली बच्ची, उसका अगले दिन एग्जाम था, और वो मुझे रात को 10-12 बजे हॉस्पिटल लेके गई इमरजेंसी में। ओह। अच्छा। हम्म। लेकिन उसने तब भी उसने कहा कि मेरी अपार्टमेंट वाली बच्चियों की कि कोई मेरे साथ आ जाए, अगर रात रुकनी पड़ी, मतलब उन्होंने एडमिट किया हॉस्पिटल वालों ने, तो मैं वापस आ जाऊंगी क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, आप लोगों में से कोई रुक जाए। कोई भी नहीं आया। मुझे ये चीज पता ही नहीं चले, इतना भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे उन्होंने एडमिट किया, बहुत ज्यादा ड्रिप्स वगैरह लगाई, बहुत ज्यादा फीवर भी मुझे था, और मतलब बहुत तबीयत खराब थी। फिर मुझे ये था कि मैं अपनी वजह से उस बच्ची को नहीं रोक सकती क्योंकि उसका कल एग्जाम है। हम्म। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं हूँ, मैंने उसे फोर्स किया कि आप चली जाओ, मैं ड्रिप खत्म होगी तो बेशक आप थोड़ी देर सो के सुबह जल्दी वापस आ जाना, या कुछ भी इस तरह से देख लेंगे, अभी आप चली जाओ, मतलब मैं यहाँ बेड पे लेटी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ पे वार्ड बॉय है, वो आके मुझे चेक कर जाता है। तो ये वो टाइम था कि अभी मेरी इतनी अच्छी रोमेनियन नहीं थी, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम्म। मुझे याद अब वो लड़की चली गई, तो मुझे जहां मैं एडमिट हुई हुई थी, मुझे वहां से जाके एक्सरे वाली जगह पे जाना था, एक्सरे के लिए। तो मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, अब मेरी जो साथ अटेंडेंट थी उनको तो मैंने खुद ही वापस भेज दिया था। फिर वार्ड बॉय ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता हूँ। मुझे इतना अजीब, मैंने कहा अच्छा आयशा अब यहाँ सर्दी में गिरे हुए होना है, या वार्ड बॉय की हेल्प लेके उधर तक चले जाते हैं एक्सरे वाली जगह तक। एक्सरे हुआ तो अब वो एक्सरे वाली लेडी को इंग्लिश नहीं आती थी, उसने मुझे कुछ कहा रोमेनियन में, मुझे लगा वो मुझे किसी और रूम भेज रही है। मैं ओह। एक और रूम में चली गई जो कि जहां पे मैं एडमिट नहीं थी, मैं वहां जाके एक खाली बेड पे लेट गई, मुझे लगा उस लेडी ने मुझे ये कहा है। अब उस रूम में 6 बेड थे, 5 बेड पे कोई रोमेनियन अंकल्स थे और एक मैं, और वो पता नहीं रोमेनियन में क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओह नो। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, वापस वहां जाऊं जहां से मैं आई थी, क्योंकि वहां पे मेरी ट्रिप भी आधी हुई थी, मतलब उन्होंने स्टॉप की थी एक्सरे के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही। मतलब वहां की जो नर्स थी उसे भी इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म। फिर क्या भला करे उस वार्ड बॉय का जहां मैं एडमिट थी, उसने कहा यहाँ कहाँ फिर,
ऑब्वियसली उसने ये नहीं कहा यहाँ कहाँ फेरी, इधर नहीं वापस जाना था, आपने उधर वापस ही जाना था जहाँ पे आपकी ड्रिप और सारा ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन somehow ये अच्छा हुआ कि मेरा फोन मेरे पास था, नेट था, लेकिन मेरा वॉलेट वो मैंने दूसरी बच्ची को दे दिया था, और मेरा वॉलेट, सारे कार्ड, सारे पैसे उस दूसरी बच्ची के साथ वापस चले गए थे। ओह और वो भी मेरे अपने अपार्टमेंट नहीं, उसके अपार्टमेंट। खैर ड्रिप खत्म हुई, सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, लाइक थोड़ी फूड पॉइजनिंग वगैरह थी तो वॉमिटिंग वगैरह के लिए, और स्टमक में मेरे बहुत ज्यादा दर्द भी था तो उसके लिए भी दी। तो फिर अब वार्ड बॉय को लगा कि मेरे साथ जो बच्ची थी वो तो चली गई, उससे थोड़ा मुझ पे तरस आ गया। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए उबर या कुछ टैक्सी ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे फोन में है, मैं कर लेती हूँ। मैंने की, फिर मैं फजर के टाइम उबर करा के मैंने कहा चलो अब वापस जाती हूँ। अब जाहिर है हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा हॉन्ट भी कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में अकेले नई जगह पे, नई कंट्री, और वो भी रात के टाइम, और हाँ फजर के नहीं रुक सकते। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई, उबर में बैठ गई। अब मुझे रास्ते में ख्याल आया मैं इस बंदे को पैसे क्या दूं। वो तो अल्लाह भला करे, मैंने अपनी अपार्टमेंट वाली एक लड़की को कॉल की, तो बाई चांस वो जाग रही थी फजर की नमाज के लिए। तो मैंने उससे कहा प्लीज आप पैसे लेके बिल्डिंग के बाहर दरवाजे पे आ जाए, मैं रोड पे, तो जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगी। तो वो ले आई, अल्लाह उनका भला करे। तो फिर मैं आई, निकली, और फिर बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बस बेड पे चढ़ के सो गई। तो मैंने मेडिसिन लेनी थी, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था मेडिसिन लाने के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट वाली सारी बच्चियों की अपनी शेड्यूल्स और सारा कुछ था। तो फिर मुझे याद है मैंने मेडिकेशन दूसरे दिन स्टार्ट की थी। पहले दिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं कुछ खा भी नहीं रही थी, सिर्फ मेरे में वो एनर्जी थी जो उन्होंने ग्लूकोज की ड्रिप से पिछली रात की थी। ओह तो एक एक पूरा दिन मैंने घर में रेस्ट करके गुजारा। अगले दिन जब मैं चलने के काबिल हुई तो फिर मैं अपने लिए थोड़े फ्रूट्स लेके आई, मेडिसिन ली, फिर वापस आई। मैंने कहा अच्छा आयशा, ये भी जिंदगी है। बहुत मुश्किल टाइम है ये, मैं सोच भी नहीं सकती सर, बहुत ज्यादा। अकेले हॉस्पिटल जाना, इलाज करके अकेले वापस आना और दवाइयाँ लेने अकेले जाना, तो माशाल्लाह आपने इतनी लेकिन हिम्मत ये की चीज कि मुझे अपनी एम्पावरिंग भी था इन अ सेंस। या लाइक अब मैं वाकई, एक दफा, पहली दफा मुश्किल होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैं कहती हूँ अच्छा बीमार हूँ, चली जाती हूँ हॉस्पिटल, ड्रिप लगा के वापस आ जाऊंगी, दवाइयाँ लूंगी, खत्म। वो बस शुरू भी मुझे होता था कि अच्छा कोई और दवाइयाँ लाए, मैं बीमार हूँ, कोई मेरे लिए खाना लेके आए, मैं बीमार हूँ। हाँ अब आपने वर्स्ट केस सिनेरियो देख लिया है तो इंशाल्लाह अब आप कुछ भी कर सकती हाँ। हैं। हाँ, लेकिन फिर ये उस चीज के बाद ये हुआ था कि मैं टर्किश खाने खा लेती थी, मतलब अच्छा पसंद नहीं आते थे, लेकिन ये कि फिर वो मुझे बुरे भी नहीं लगते थे। सही है। मतलब ये है कि दिमाग अभी भी कहता है कि पाकिस्तानी खाने खाने हैं, लेकिन जब मेरे पास प्लेट में होते हैं तो मुझसे वो नहीं खाए जाते। मतलब मैं दो चार बाइट्स लेके ज्यादा नहीं खाया जाता। तो जब मेरी अम्मी से बात होती तो अम्मी कहती नहीं आयशा बनाया करो, ताकि अपना टेस्ट ना भूले तुम्हारी जुबान को। मैंने कहा अम्मी क्या यहाँ पे मैं खाने बनाऊं या पढूं। वही यूनिवर्सिटी की अपनी रूटीन ही इतनी हेक्टिक होती है, और आप अगर 10-10 बजे क्लासेस लेके आ रही है, उसके बाद आप खाना क्या बनाएंगी, मुश्किल है। वही ना, मुझे याद है काफी टाइम तो मैं सिर्फ, मेरी जिंदगी में एक मील होता था, वो वो कौन भी सा? रात को जब मैं वापस आती थी, अगर किसी बच्ची ने बनाया होता था वो खा लेती होती थी। हाँ फिर उससे भी वीकनेस वगैरह भी हो गई होगी हाँ। आपको। हम्म मुझे लगता है कि शायद जब मैं आई थी तो थोड़ा थोड़ा बॉडी ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया था, लाइक फौरन से रिएक्ट नहीं किया था। मुझे हम्म याद है फौरन से, ऑल्दो मुझे बहुत डिसलाइक सब कुछ खाने लगते थे कि बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं खा लिया करती थी। लेकिन फिर मुझे लगता है उसके बाद ये हुआ था कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्यून होती गई थी उन चीजों के लिए। सही, हाँ वही टाइम लगता है लेकिन अडाप्ट करता है। हम्म तो आयशा, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि आप पढ़ती क्या है। यूनिवर्सिटी तो आप आ गई रोमानिया, ओ लेकिन किस चीज हाँ, के लिए आई हैं आप? ये बहुत हॉली पर्पस है। उफ, इसको कट कर दीजिएगा। नहीं तो फिर अगर ये किसी ने सुना तो मैं शक्ल, खैर शक्ल तो दिखानी ही है। वैसे पता है जिंदगी की सबसे अच्छी फीलिंग ये है कि आप घर वालों से, हर हर जानने वाले से अच्छा ठीक है एक टाइम के आप उनको मिस करते हो, लेकिन मजे की बात ये है कि आप उनसे इतना दूर हो, आप जिंदगी में हर सही गलत अच्छा बुरा हर चीज कर लो, जो आपका दिल करे आप कर दो, क्योंकि आपको उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जैसे मैं कहने वाली थी कि अगर ये पॉडकास्ट कोई सुनेगा तो मैं लोगों को शक्ल कैसे दिखाऊंगी, फिर मुझे याद है मैंने तो लोगों को शक्ल दिखानी ही नहीं है। सही है। तो आप और बता रही थी कि आप क्या पढ़ रही हैं? हाँ, सही, मैं बायोटेक्नोलॉजी
इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, अभी मैंने अक्टूबर में अपनी बैचलर स्टार्ट करना है, अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैं अपनी डोमेन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से शिफ्ट करके एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कर दूंगी, क्योंकि फ्यूचर में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। ओके, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी बुरी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा है। नहीं, अच्छी चीज है अगर आप इस चीज को देख के चल रही हैं कि किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, तो ये काफी स्मार्ट और डिसीजन दूसरी बात ये भी है कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ऑल्दो एट द मोमेंट हमारी सारी फूड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन स्लोली हम बेबी स्टेप्स लेके अपनी बायोटेक्नोलॉजी को या फूड इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से बैक टू एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइक फूड इंडस्ट्री एंड स्टफ। क्योंकि जो भी हो एस्टर बेस्ड चीजें मतलब मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती, तो सही। लेकिन ये है कि स्कोप वाइज दोनों बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर करंटली देखा जाए तो अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों करंटली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इवन अगर आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी करते हैं तो आपको बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज हैं जो आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट भी ले लेती हैं। तो लेकिन ये कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ऑर्गेनिक वन। ऑल्दो स्टार्ट में मेरा आइडिया था कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाए फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी के लिए एग्रीकल्चर की तरफ चला जाए। लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में जब मुझे मेजर्स और मेन फाइनल प्रोजेक्ट चूज करना होगा तो हाँ वही, अभी तो आप डिग्री शुरू करेंगी, फिर कोर्सेज लेके आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो लेकिन ये है कि एक चीज जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो फूड है। सही। तो इस तरह, और बस ये है, साथ में ये है कि जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो ये है बेबी सिटिंग के। मेरी एक और वाइल्ड ड्रीम ये है डे केयर सेंटर बनाने की। तो पहले मैं सोचती थी कि पाकिस्तान में बनाऊं, लेकिन अब मैं यहाँ रोमानिया आई हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि जिंदगी आपको बहुत सारी अननोन प्लेसेस पे ले जाती है। बेशक आप अपनी मर्जी से जाओ या जैसे भी हो, आपका रिस्क वहां लिखा होता है। तो कहीं पे भी, मतलब जिस भी कंट्री में हूँ, अब एक चीज जो और मैंने सीख लिया वो पूरे अर्थ को ओन कर लिया है। मतलब पूरी अर्थ ही मेरी है, मैं कहीं पे अच्छा, जहाँ आप जाएंगी वहां पे आप अपना डे केयर सेंटर खोल सकती हैं, या फिर वहां पे आप अपना काम कर सकती हैं। दैट्स गुड। जी, मतलब मैं अपना लैब में रिसर्च करूंगी और अपना एक डे केयर सेंटर होगा। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा आइडिया है। और डे केयर सेंटर्स की बहुत जरूरत भी है, स्पेशली आजकल जिस तरह हर कोई जॉब्स वगैरह करने की कोशिश कर रहा है या पढ़ाई में लग जाता है, तो डे केयर सेंटर्स की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे आगे मतलब हमारी जनरेशन या इवन आपकी भी जनरेशन, हर इवन लेडीज भी और वुमेन सारा वो काम करना चाहेंगी। तो मेरा डे केयर सेंटर होगा जो बच्चों को बिल्कुल घर वाला माहौल और लाइक बिल्कुल जस्ट लाइक होम होगा। क्योंकि डे केयर सेंटर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। तो फिर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, तो इसलिए फिर लोग भेज देते हैं। लेकिन जब उनके पास बेहतर ऑप्शन होगा तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर ऑप्शन के लिए जाएंगे, और फिर इस तरह स्पेशली मदर्स जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी मेरे डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को भेज के। अच्छा, आपके डे केयर सेंटर में ऐसा क्या होगा जो आजकल के डे केयर सेंटर्स में आपको नहीं नजर आ रहा? हाँ, गुड क्वेश्चन। असल में मैंने कभी कोई डे केयर सेंटर देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कुछ एलिमेंट मिस करते हैं। मतलब मुझे ये वाइब है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती वहां पे बच्चों को, मतलब इवन कोई और भेजे या मतलब मुझे लगता है छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजों में आप उनकी इनफॉर्मल लर्निंग और मतलब बहुत सारी चीजें आप उन्हें सिखा सकते हो जब वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वो बोल नहीं सकते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी में डाल सकते हो। लाइक मे बी लाइक पर्सनैलिटी बिल्डिंग। बहुत अच्छा है। मतलब शायद हो सकता है मैं बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न लेके अपनी रिसर्च थोड़ा
जेनेटिक्स पे चली जाऊं, लाइक फूड के जेनेटिक्स के बजाय ह्यूमन जेनेटिक्स पे, पॉसिबिलिटी कहीं पे भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बेशक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हम उनकी पर्सनैलिटी में ट्रेट डाल सकें। ऐसा तो और है बिल्कुल। जैसे एक तरह का ट्रेयर आप एक हाइड करते हैं, जैसे एंटीक चीजें आप कुछ जमाने पहले कुछ लोगों ने जमीन के अंदर कुछ चीजें छुपा दी और फिर कुछ टाइम बाद वो एंटीक होके निकली। तो मुझे लगता है कि मतलब बच्चों को मोर डेडिकेटली हैंडल करना चाहिए। मतलब अभी के जो डे केयर सेंटर है वो सिर्फ एट द मोमेंट और मटेरियलिस्टिक नीड्स पे काम करते हैं, और जो कि बहुत अच्छा भी है। लेकिन मुझे लगता है मतलब उनको हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, लाइक इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि जो मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ इवन टेस्ट बड पे काम किया जाए तो उन्हें सारी सब्जियां, कद्दू, बैंगन, ये सब कुछ खिलाया जाए, स्पेशली मटर, क्योंकि मुझे मटर नहीं पसंद। तो अच्छा, जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए कद्दू या बैंगन या मटर खाना मुश्किल नहीं होगा। नहीं बहुत अच्छी चीज है, दैट्स वेरी गुड। और बाकी इस तरह होता है कि आप बच्चे को जिस तरह का खाना खिलाते हैं उसको उसी की आदत हो जाएगी, तो वो फिर वो ही खाता रहेगा बड़े होके। तो और that's फिर मतलब थोड़े really- टाइम मतलब थोड़े से अगर जब उनका एज ग्रुप थोड़ा ज्यादा होता है लाइक 4-5 years, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा मतलब डिफिकल्टी हो मतलब उन्हें मतलब थोड़ा टीजर देना चाहिए रियल लाइफ का। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बेबी सिट भी नहीं करना चाहिए। हम्म। ठीक है, आप उन्हें प्यार करो, उन्हें सब कुछ करो, लेकिन थोड़ी उन्हें इंडिपेंडेंस फील कराओ, थोड़ा उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील कराओ। यस। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड ना भी करें लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक न्यूरॉन पाथवे बन रहा है। तो जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए उस न्यूरॉन पाथवे पे चलना ज्यादा आसान होगा, जैसे कि वो एक नया न्यूरॉन पाथवे बनाए, या मे बी जो पहले से बना होगा। अच्छा, हर कोई हमें लाइक फिर कुछ ज्यादा होते हैं कि वो तो ज्यादा ही स्पॉइल कर देते हैं ना, कि तो हाँ। मतलब बंदा कहता है अच्छा मुझे पानी भी बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, पानी भी मुझे यहीं आके मिले, खाना भी यही मिले, सब कुछ यही हो। तो पता नहीं, कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। मैं इतना इम्प्रेस हुई भी हूँ आपने मुझे सारा बताया है। क्योंकि हम लोग जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, हमारा एक इंट्रो टू साइकोलॉजी का कोर्स था। उसमें हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा था, जो कि काफी उनकी मशहूर थ्योरीज हैं। लेकिन वो इस तरह बात करते थे कि आप जिस तरह के इंसान है, दैट्स हाईली बेस्ड ऑन आपकी किस तरह से क्या कहेंगे, आपको किस तरह से बड़ा किया गया था। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अब दिस माइट नॉट बी द बेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन जैसे आपको पॉटी ट्रेन करते हैं उस चीज का भी आप पे असर पड़ता है इवन एज एन एडल्ट। या फिर आपके जो बिल्कुल शुरू की एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको इतने आगे जाके भी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों को इस तरह हल्का नहीं लेना चाहिए। आप बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है उस टाइम पे, तो ये चीज तो है। यस, आई एग्री। और मुझे लगता है वो सिर्फ जो जिस टाइम वो अच्छा। रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते वो सबसे बेस्ट टाइम होता है उनको अपब्रिंग करने का, क्योंकि जब वो खुद से बोलने लग जाते हैं तो फिर तो वो तो पढ़ 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 पढ़, फिर आप उन्हें नहीं कह सकते कि अच्छा ये करना है, यूं करना है, अच्छा ये नहीं बोलना, ये बोलना है, ये नहीं करना। मतलब आप उनको उनके माइंड में स्टोर करा दो मतलब बेसिक कोर वैल्यूज हम्म। ह्यूमैनिटी की। तो मुझे लगता है ये बहुत नेसेसरी भी है और बहुत अच्छा है। तो और जिस तरह जो लोग जो आगे जाके अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके भी पेरेंट्स इनको बचपन से उन चीजों से एक्सपोज करा रहे होते हैं। जिस तरह हम्म, जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं वो बचपन से उनके पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एज होता है, तो अगर ये एनवायरनमेंट आप बाकी बच्चों को भी दें तो हर कोई आगे निकल सकता है। हाँ बिल्कुल। That's very cool. तो आपकी यूनिवर्सिटी की भी बात हो गई, रोमानिया की भी बात हो गई, लेकिन आपसे ये पूछना था कि अभी तो आपका समर ब्रेक चल रहा है, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गई वापस? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में मैं पाकिस्तान के लिए टिकट्स देख रही थी अपने फाइनल एग्जाम्स के दरमियान, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा अच्छा बस बहुत एडवेंचर कर लिया, वापस जाते हैं समर ब्रेक में, फिर वापस आके एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसे ही मेरे आंखों के सामने से एक ये समर प्रोग्राम गुजरा, को फंडेड बाय एरास्मस एंड यूरोपियन सॉलिडारिटी कॉर्प्स, और इस तरह यूरोपियन यूनियन के थ्रू समर स्कूल था एक गांव में, रोमानिया के गांव में, कंट्री साइड में, 3 months का इनफॉर्मल एजुकेशन पे।
तो ये एक ऐसी ड्रीम थी जो मैं हमेशा परस्यू करना चाहती थी, गांव में जाके रहना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो पाकिस्तान का गांव हो या रोमानिया का। मुझे हम्म। याद है कि मैं बहुत ज्यादा मैंने कैंप आइडियाज प्लान किए थे। गांव में हमारे एक कजन का स्कूल है, मतलब मेरी बाजी के इन लॉज का। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उस चीज को प्रैक्टिकली कर नहीं पाई थी, वो सिर्फ मेरी नोटबुक्स में प्लानिंग्स रह गई। तो मैंने सोचा कि आयशा, मेरा एक वाइल्डेस्ट ड्रीम ये भी है कि विलेज में जाके रहना। जो कि मैं मैक्सिमम, जब पाकिस्तान में थी तो मैक्सिमम मेरा था 7 डेज का ट्रिप होता था, जो मेरे लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं होता था। मुझे विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी। तो मैंने कहा, अप्लाई कर दिया मैंने। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैंने कहा चलो पहले इंटरव्यू कर लेती हूँ इनके साथ। अगर सिलेक्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान के लिए टिकट मैंने देखा हुआ था, बस मुझे बाय करना था। तो इंटरव्यू बाय चांस कहूँ या लकीली कहूँ, बहुत अच्छा गया। मतलब इतना अच्छा गया कि इंटरव्यू के एंड पे ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया, तो आर यू कमिंग? और मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओह नाइस, माशाल्लाह। वो इतना सडन आंसर था कि फिर मैंने कहा अच्छा, अब मुझे अपने घर वालों को बताना है। लेकिन मुझे ये पता था कि घर वाले कभी भी मना नहीं करेंगे, मतलब जब मैं उन्हें डिटेल सारा बताऊंगी। और मतलब इनफॉर्मल लर्निंग, एक्स्ट्रा करिकुलर और कंट्री साइड, ये सारी मेरी टाइप की चीजें हैं। तो लकीली घर वाले भी मान गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस टाइम ये कर लो, नेक्स्ट ईयर आ जाना फिर। तो मैंने कहा ठीक है। मैं खुशी खुशी अपने एग्जाम्स दिए इधर आ गई। तो इधर इन्होंने, एक गांव है यहाँ पे, इनके 3 हाउसेस हैं। एक हम लड़कियों का हाउस है, एक कोऑर्डिनेटर का हाउस है, और एक, लेकिन ये थोड़े दूर दूर हाउसेस हैं। तो और एक हाउस है वो लड़के लड़कियों का मिक्स है। खैर हम्म। मैं लड़कियों वाले हाउस में रह रही हूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोगों की 16 वॉलंटियर्स की टीम है। मतलब 4 मेन टीम्स हैं: डेकोर टीम, ट्रेनिंग टीम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स टीम, और स्ट्रॉन्ग टीम, एक और भी है, मार्केटिंग टीम। सही। तो यहाँ पे इनके गांव में ही एक बच्चों की एसोसिएशन है, वहाँ पे ये लोग बच्चों के लिए हम लोग एक्टिविटीज प्लान करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन की। नाइस, माशाल्लाह। आप कौन सी टीम में? गैस करें। स्ट्रॉन्ग टीम। वो तो मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे अपनी थोड़ी और स्किल्स पे काम किया जाए। स्ट्रॉन्ग स्किल्स तो बहुत फेमस है। मार्केटिंग हो सकती है, नहीं? ओह, एडमिनिस्ट्रेशन। ओहो सॉरी। इतने सारी। ओ माय गॉड, चीजी नर्ड, हमें ज्यादा ज्यादा बात करनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन गैप आ गया। आप भूल गए। ट्रेनिंग टीम। सही। सही सही, मैं ट्रेनिंग नहीं, इस जहन में रहा था कि दैट वाज आल्सो टीम ट्रेनिंग। आप पे बहुत सूट करती है, दैट्स ग्रेट। है ना? तो ये कि यहाँ पे एसोसिएशन के बच्चे हैं, उनके साथ हम वीकली 2 दिन एक्टिविटीज प्लान करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। लाइक प्रॉपर हम एक्टिविटी प्लान करते हैं, पहले हम उसे आपस में ट्रेनिंग टीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, पूरा उसका मेथड लिखते हैं, मटेरियल नीडेड लिखते हैं, वो लॉजिस्टिक्स को देते हैं। फिर उसके बाद जाके बच्चों के साथ करते हैं। फिर लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि बच्चों में इस चीज की क्या लर्निंग आउटकम्स निकले हैं, और इस तरह। बहुत अच्छा है। और आप जब इनफॉर्मल लर्निंग कहती हैं तो इसका क्या मतलब है? इनफॉर्मल लर्निंग के आप लाइफ टाइम लेसन देना। मेरे लिए तो लाइफ टाइम लेसन देना कि एक ऐसी लर्निंग जो आप स्कूल में नहीं सीख सकते। मतलब स्कूल में आप सिर्फ ओके, 1+1 2, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और मतलब थियोरेटिकल चीजें सीखते हैं। मतलब हमारी इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री और रीजन, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से डेवलप हुआ है कि हमारी लर्निंग जो है वो थियोरेटिकल और बुकिश सी है, बुकिश नॉलेज हम आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लाइक हम्म। प्रैक्टिकल बहुत कम है कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें बच्चों को ट्रांसफर की जाए एजुकेशन के थ्रू। तो जब ये इनफॉर्मल लर्निंग की बात करते हैं तो हम फिर बच्चों में कोशिश करते हैं कि उन्हें एक लाइफ टाइम लेसन मिले। बेशक एक लेसन मिले, लेकिन वो एक ऐसी इम्पैक्टफुल चीज हो कि वो उनकी सारी लाइफ उनके लिए हेल्पफुल हो। सही। तो आपने किस तरह का लाइफ लेसन सोचा है अपने स्टूडेंट्स के लिए? ओह माय गॉड, मैंने नॉर्मली हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। अभी हमने 2 कैंप्स भी अरेंज किए हैं, उनका पूरा शेड्यूल बनाया है। तो बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम का मेन अप्रोच ये भी है, सस्टेनेबिलिटी और
हाउ क्लाइमेट चेंज और इको कैंपेन एंड रिसाइकलिंग। तो इस चीज में बहुत सारी चीजें मतलब छोटी बड़ी हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज मुझे लगी है वो ट्रैश से स्टार्ट करते हैं। लिटरली हमारे इधर हाउस से और बच्चों के एसोसिएशन के हाउस से भी ट्रैश कहीं नहीं जाता। प्रॉपर उनकी क्लासिफिकेशन होती है, जो कंपोस्ट होता है वो फील्ड्स में चला जाता है, और जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको हम प्रॉपर रिसाइकल करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट के थ्रू। नाइस, बहुत अच्छा है। लिटरली मतलब जीरो ट्रैश पे हम चल रहे हैं। जबरदस्त। मतलब मैं अगर आपको भी दिखा सकूं, चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी। सही। हमने बहुत सारी ऐसे लाइक रिसाइकलिंग की चीजें, मतलब बहुत डिफरेंट तरह के क्राफ्ट्स एंड डिजाइन बनाए हैं। मतलब अगर मैं कहूँ इस घर को भी बहुत सारी डेकोरेशन जो है वो रिसाइकलिंग चीजों से है, ये सस्टेनेबल चीजों के साथ है। लाइक वुडन, like instead of plastic chairs and stuff, wooden chairs throughout, even एक हाउस भी हमारा पूरा वुडन हाउस है, लाइक वुडन हाउस, और लाइक उनके स्टोव भी लाइक लकड़ियों वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा है और बहुत डिफरेंट चीज है ये। मतलब हम एक तो जब मैं सोचती हूँ हम अपने पाकिस्तान में हम लोग जीरो वेस्ट आइडियली तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन काफी मुश्किल होता है इसको फॉलो करना। और अमेरिका में तो और मुश्किल है क्योंकि इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। उनको ये होता है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इस चीज का, तो उतना नहीं उसको फॉलो कर रहे होते। तो ये कि आप लोग इस चीज को लाइक लिविंग एग्जांपल है आप लोगों के पास, तो इट्स वेरी नाइस। वही ना, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज आइडिया था। मतलब मुझे लगता था इस चीज को हम कभी अचीव नहीं कर सकते, जो भी हो जाए। हम्म। लेकिन प्रैक्टिकली कर रही हूँ तो मुझे मजा भी आ रहा है, और मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। और वही बात है कि हर कोई अपने हिस्से का काम करे। मतलब इस विलेज के सारे हाउसेस इस तरह नहीं है, लेकिन जो 3-4 हाउसेस इरास्मस वालों के हैं उनके घरों में इस तरह होता है। बेशक सही। पूरे रोमानिया में भी लोग इस तरह नहीं करते, हम्म। लेकिन बेशक हम बहुत छोटे हैं। मतलब लिटरली जब हम मार्केटिंग करते हैं अपने किसी भी इको कैंपेन की या कैंप की या कुछ भी, तो लिटरली मैं देखती हूँ मार्केटिंग टीम एक एक दो दो दिन रात लगा के एक वीडियो एडिट करेगी या पिक्चर या कुछ, और उस पे सिर्फ 15 लाइक्स आएंगे, और वो भी टीम मेंबर्स के आएंगे। लेकिन ये कि फिर भी मतलब ये चीज हमें रोक नहीं रही कि अगर सारी दुनिया नहीं कर रही, फिर भी हम अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और वही कि आप लोग थोड़ी थोड़ी एफर्ट ही अगर हर कोई करे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इन द लॉन्ग रन। तो जैसे हम लोग तो अभी बड़े हैं, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ था इस चीज में एडजस्ट करने की, कि अच्छा ये छिलका है तो ये इधर नहीं जाना, ये प्लास्टिक है तो ये इधर नहीं जाना, इधर जाना है। लेकिन ये कि बच्चे वो मतलब छोटी एज से करें तो वो मुझसे ज्यादा इस चीज में एफिशिएंट है, और वो इस तरह करते हैं और उन्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस का पता है। मतलब अब उनको बचपन में ये चीज फीड कराई है, तो वो कहीं पे भी चले जाए उन्हें पता है कि इस चीज को मैंने इस तरह क्लासिफाई करना है, यहाँ 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 करना है। नाइस, माशाल्लाह। और वही फिर आपके डे केयर वाला पॉइंट आ जाता है कि बच्चों को शुरू से ही अगर आप वैल्यूज सिखाएं तो वो फिर और ज्यादा उसमें अच्छे हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। जैसे बाहर से देखने वालों को वो सिर्फ गांव के बच्चे लगेंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी डेली एंगेजमेंट्स देखेंगे और मतलब एक्टिविटीज और सारा, तो वो आपको मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा सिटी लाइफ या बहुत डेवलप्ड कंट्री के लोगों में वो चीज नहीं मिलती। हाँ। और फिर इसमें वही जो मेरे स्टार्ट वाला मेन पॉइंट आ गया, कि हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग और इन कंट्रियों से निकल के सिर्फ लोगों को ओन करना चाहिए, जगहों को ओन करना चाहिए। मतलब मुझे रियलाइज हो गया कि हर जगह की शॉर्ट कमिंग्स और लाइक अप्स एंड डाउन्स हैं। तो कब तक हम सिर्फ उन अप्स एंड डाउन्स को लेके लोगों को जज करेंगे, जगहों को जज करेंगे। हम्म। I feel like life is too short for these differences and like to think about differences and keep discussing again and again the differences. Okay, वो मेरे से ये चीज अलग करता है, वो ये करता है, ये करता है। हाँ, स्पेशली जब हम अपने शहर से निकलते हैं, अपनी जिस आप स्कूल से ही जिस तरह आप निकली हैं, और फिर आप अपने शहर से भी निकली हैं, अपने मुल्क से निकली हैं, और फिर आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारे इश्यूज जो कितने छोटे इन कंपैरिजन। तो
ये बात तो है। इसीलिए वही कि दूसरों के साथ हम जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, हम एक दूसरे को भी समझ सकेंगे और अपने आप को भी। तो, ठीक। और मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि यहाँ पे मैं इतने डिफरेंट लोगों से मिली हूँ। जैसे कुछ मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, उन्हें पता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो इस चीज का ख्याल करती हैं कि अगर मेरा हिजाब यहाँ से इतना हो गया है तो वो आके मेरा हिजाब आगे यूं कर देंगी। माशाल्लाह। तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, लाइक इतनी कंसीडरेट कभी तो मैं भी नहीं होती, कभी मैं भी कहती हूँ अच्छा ठीक है खैर है कुछ नहीं होता, अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे आके कहेगी, मैं उदास होंगी तो वो मुझे आके कहेगी अच्छा आयशा जाके अपना स्क्रिप्चर पढ़ लो। नहीं, बहुत अच्छा है। तो और यहाँ पे मेरे पास एक और मुसलमान लड़का है। ओके, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी जो भी है एंगेजमेंट एक्टिविटीज में उस पर जज नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पता है एक दफा मैं उदास थी थोड़ा, तो उसने आके मुझे लाइक उसने मुझे कहा कि अच्छा मेरी दुआएं एक्सेप्ट होती हैं, और उसका नाम अब्दुल्ला है। उसने कहा तुम्हें पता है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, तो उसने मुझे दम किया। एक मिनट। जी जी। तो हाँ, तो मैं अब वहां से कंटिन्यू करती हूँ कि जैसे अब वो एक और लड़का है अब्दुल्ला, उसने मुझे फिर दम किया सूरह नास का और फलक का। अच्छा, पहले शुरू में उसने मुझे कहा कि आयशा तुम क्यों उदास हो रही हो, तुम्हारे पास तो सूरह नास सूरह फलक है। क्योंकि उससे एक दिन पहले बाय चांस हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि उसे भी ये सूरत जुबानी याद है। मैंने कहा मुझे भी याद है। तो बाय चांस अगले दिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं काफी खफा थी, तो वो मुझे आके कहते हैं आयशा तुम क्यों इतनी खफा हो रही हो, सूरह नास पढ़ो सूरह फलक पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा अभी मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, फिर आप मुझे दम कर दो, तो उसने मुझे दम करी। मतलब इतनी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ना कि बहुत अच्छे लगते हैं। नाइस। जैसे अगर नमाज पढ़नी हो, मैं किसी ग्रुप के साथ हाइकिंग पे या कहीं जा रही होती हूँ, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप लोग बेशक आगे चले जाओ, मुझे नमाज पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, मैं फिर आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि वी आर अ ग्रोन अप पीपल। लेकिन वो चीज मुझे इतनी अच्छी भी लगेगी और मतलब रिस्पेक्ट भी होगा कि वो पूरी 20 लोगों की टीम सिर्फ मेरे लिए वेट करेगी, लिटरली वो सारी टीम रुकेगी। हाँ वो ये नहीं कहेगी अच्छा तुम करो हम आगे तक जा रहे हैं भाग भाग के आ जाना। हाँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में भी मेरे साथ इस तरह से कभी कभी होता था, लेकिन इवन मतलब मैं मुस्लिम लोग भी इस चीज पे कंसीडर नहीं करते, कंसीडरेट नहीं होते कि किसी का वेट का इंतजार करना। मैं नमाज पढ़ रही होंगी तो वो लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, तो कोई ना बोले, और अगर गलती से हल्की सी कोई साउंड हो जाएगी तो नमाज के बाद वो मुझे उस चीज के लिए सॉरी कहेंगे। कितना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, इवन दो लाइक वो लोग मुसलमान नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट वन पर्सन। हम्म। बहुत अच्छी चीज है ये। दैट्स वेरी नाइस। तो कभी मैं सोची मतलब हम लोगों ने इन चीजों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया, लेकिन लोग वाकई बहुत रिस्पेक्टफुल और अच्छे हैं। हम्म। नाइस। तो इस चीज का मुझे दुख था कि बड़ी ईद पे मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं थी। मतलब जो भी हो, ईद पे दिल वही, यार दोस्त लोग पुराने मांगे। लेकिन मुझे मीट का भी थोड़ा थोड़ा दुख था, क्योंकि मैं इधर मुझे हलाल मीट नहीं मिल सका था, तो ईद हाँ पे भी मैं सलाद और सब्जियां वगैरह खाई थी, तो मुझे बुरा लगा था। हाँ, वो चीजें मतलब तो। बुरा नहीं लगा था, दिल खफा हुआ था थोड़ा। जैसे नॉर्मली मैं मतलब यहाँ पे मुझे 1 महीना होने वाला है, तो मैंने 1 महीने से गोश्त वगैरह नहीं खाया, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा कि अच्छा मुझे गोश्त खाना है। हम्म। लेकिन ईद पे थोड़ा बहुत डिफरेंटली हिट करता है। हाँ, वो तो है। सब सब खा रहे हैं और तस्वीरें लगा रहे हैं बारबेक्यूज वगैरह है की, ना। और आप बैठ के फ्रूट सैलेड या कोई ऐसी चीज खा रही है, तो वो अलग दुख होता है उसका। बहुत। उफ। आयशा। लेकिन बहुत। जी जी, मैंने बता। ये भी गुजारा तो अब अच्छा लग रहा है, मतलब नाइस। मैं कुछ भी अब कर सकती हूँ। आई फील लाइक आई एम रेडी टू फेस द। वही रोमानिया से इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगी तो you'll be a completely different unstoppable person इंशाल्लाह। आई बिलीव। That's great.
तो मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, बट थैंक यू सो नहीं मच। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे लगता है मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। नहीं, बहुत बहुत अच्छी डिस्कशन थी, बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। दो सवाल जाने से पहले, एक तो ये कि आप इस पॉडकास्ट पे आई क्यों? व्हाई डिड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द जीसी पॉडकास्ट? अच्छा, इसका फॉर्मल जवाब देना है या सच सच जवाब देना है? जैसे आपका दिल चाहे। मेरे ख्याल में सच सच दे देती हूँ, मैं इतनी वाइल्ड हो गई हूँ। तो सच सच ये है कि मुझे नाम कमाना है। इवन जब मैं पाकिस्तान में भी थी, मुझे बहुत शौक था पॉडकास्ट में आने का, बचपन से शौक था। आई रिमेम्बर जब मुजम्मिल हसन जैदी ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था एंड ही वाज लुकिंग फॉर सम पीपल टू कम इन हिज पॉडकास्ट। चलिए, अब तो माशाल्लाह उनका पॉडकास्ट एक ब्रांड नेम है थॉट दैट थिंग। लेकिन मुझे याद है जब उसने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत शौक था उसके पॉडकास्ट में आने का। ऑल्दो मैंने अप्लाई नहीं किया, लाइक फॉर्म शुरू में उसने फॉर्म दिया हुआ था कि जो जो आना चाहे हम लोग क्लासिफाई करके बुलाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन फिर शायद एक डर ये भी था कि मुझे लगा था अगर मैंने मुजम्मिल हसन जैदी के साथ रिकॉर्ड कर लिया पॉडकास्ट, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, वो पॉडकास्ट के बाद मुझे घर वापस आना है, इन लोगों को फेस करना है। तो जब मैं रोमानिया आ गई थी तो मुझे लगा था कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो एक काम ये करूंगी, मुजम्मिल हसन जैदी के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं वापस रोमानिया आ जाऊं तब इसे ऑन एयर कर दे। लेकिन माशाल्लाह अब वो तो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई। इमरान खान को बुलाते हैं और तो फिर मैंने कहा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और आपके फॉलोअर्स को भी थोड़ा एडवेंचर मिले, थोड़ा मेरे एडवेंचर से सीखे और आपके फॉलोअर्स मेरे अकाउंट तक आए, इंस्टाग्राम अकाउंट तक, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज्यादा पोस्ट करूं और फिर मैं सोचूं। मैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक भी कर दूंगी साथ में, तो इंशाल्लाह आई होप पीपल फॉलो इट। सही। और मेरा आखिरी सवाल, आपका कोई आखिरी मैसेज फॉलोअर्स के लिए या whoever is listening, कुछ भी आप कहना चाहें, लाइक डिस्कशन से रिलेटेड हो या वैसे ही कुछ आप बोलना चाहें इन द एंड? एक तो फॉर्मल, लेकिन फिर मुझे वो बहुत फॉर्मल लगता है, लेकिन ये कि मुझे चीजी नेट जो है वो मेरा फेवरेट पॉडकास्ट और लाइक फेवरेट ब्लॉग अकाउंट है। लाइक समटाइम इतनी चीजें ऐसी होती है कि मैं डायरेक्टली कैप्शन रीड करके उससे रिलेट कर सकती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि असल में ओरिजिनल कंटेंट की कदर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल ओह माय गॉड, मतलब मुझे इतना, मेरी ड्रीम है चीजी नेट की तरह बनने की। और थैंक यू आयशा। मैं तो बहुत रैंडम चीजें पोस्ट करती हूँ, बट थैंक यू कि आपको अच्छी लगती है। लेकिन आपकी रैंडम चीजें भी बहुत ऑन पॉइंट होती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इट्स नॉट जस्ट मी, आई फील लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग अ होल कम्युनिटी जो चीजी नर्ड के साथ रिलेट कर सकती है और हाउ हेल्पफुल the cheesy nerds content is for them. So thank you. I'm looking forward for another episode. जरूर। इसमें फिर हाँ डेफिनेटली आप जब भी चाहे तो हम दोबारा से कर सकते हैं, और फिर जिस चीज के बारे में भी बात करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच आयशा once again, और आई होप टू सी यू नेक्स्ट एपिसोड पे। अल्लाह हाफिज। Thank you to you too. Hope to see you in next episode. Allah Hafiz. Take care. Cuidate. I will say something in Romanian. Mulțumesc frumos. Ne vedem Quran. It's like thank you so much and see you soon.